नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बर्ब शूट के बारे में और नया कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बर्ब शूट का एक और नया टैब सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रूडर टैब। इंट्रूडर टैब को आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना बर्ब शूट ओपन कर लिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस वक्त मैं डैशबोर्ड पे हूँ। डैशबोर्ड से हम चलेंगे इंट्रूडर टैब में। पहले इंट्रूडर टैब क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद इंट्रूडर टैब की डिटेल्स और उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। इंट्रूडर टैब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक रिक्वेस्ट कैप्चर की है, उस रिक्वेस्ट के अंदर हमें कोई पैरामीटर है जहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग करना है। मान लीजिए एक यूज़र आईडी पैरामीटर है और एक पासवर्ड पैरामीटर है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के अंदर हमें ब्रूट फोर्सिंग करना है और वहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई भी हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, और यहाँ पे हम उसे बाईपास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो चेक करना है। तो उस चीज़ के लिए हम इंट्रूडर टैब का यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमें कहीं पे रेट लिमिटिंग टाइप वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, रेट लिमिटिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हम इंट्रूडर टैब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रूडर टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है। इंट्रूडर टैब ऐसे दिखता है। यहाँ पे सब टैब अगर उसके देखने जाए तो टारगेट, दूसरा है पोजीशन, पेलोड्स, रिसोर्स पूल और ऑप्शंस, ये सारे सब टैब्स यहाँ पे हैं इंट्रूडर टैब के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली अगर समझाऊंगा तो ही आपको पता चलेगा, इसलिए चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉक्सी पे चाहता हूँ और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ करके ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अंदर हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब इस ब्राउज़र के अंदर मान लीजिए हम कोई वेबसाइट खोलते हैं। एक काम करते हैं, मैं अपनी जो बी वेब वाली वेबसाइट है वही ओपन कर लेता हूँ। बी वेब मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रूडर टैब को सीख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटरसेप्ट ऑन करूंगा और इस वेबसाइट को फिर से लोड करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए वेबसाइट लोड हो रही है और इसका रिक्वेस्ट जो है हमें यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। तो इस रिक्वेस्ट को हमने कैप्चर कर लिया। एक और बार करते हैं और फिर से यहाँ पे हम लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। मान लीजिए एडमिन एडमिन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसका मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मुझे इस लॉगिन फॉर्म की रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। ये देखिए मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, लॉगिन पैरामीटर, पासवर्ड और सिक्योरिटी लेवल 0 और फॉर्म सबमिट। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट को हमें इंट्रूडर में ले जाना है और इंट्रूडर में ले जाने के बाद इसके ऊपर हमें, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि लॉगिन और पासवर्ड का मुझे ब्रूट फोर्सिंग करना है, तो कैसे करेंगे। तो ये लॉगिन पैरामीटर और पासवर्ड पैरामीटर के ऊपर हम ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट को जो कि हमारा है प्रॉक्सी इंटरसेप्ट टैब के अंदर, उसे हम इंट्रूडर में कैसे ले जाएंगे। तो सिंपल है, हमें सिर्फ राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सेंड टू इंट्रूडर। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल आई भी कर सकते हैं और वो आपका इंट्रूडर में सेंड हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो सेंड टू इंट्रूडर करते हैं। ये देखिए इंट्रूडर ग्रीन हो चुका है हमारा। यहाँ पे इंट्रूडर के अंदर जो है हमारा रिक्वेस्ट आ चुका है। ठीक है, ये देखिए ये होस्ट हमें दिख रहा है, हमारा लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर दिख रहा है और ये हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंट्रूडर टैब के अंदर। इंट्रूडर में फर्स्ट हमारा टारगेट सब टैब है, जहाँ पे हमें हमारे टारगेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि हमारा टारगेट है लोकल होस्ट, उसका पोर्ट है 80 और अगर हमें HTTPS यूज़ करना है तो उसे हम टिक कर देंगे HTTPS और हमारा पोर्ट हो जाएगा 443। ठीक है, तो हम फिलहाल इसे 80 पोर्ट पे ही रखेंगे। उसके बाद अगर आते हैं तो पोजीशन टैब पे, पोजीशन टैब पे यहाँ पे हमें कुछ सेटअप करने रहते हैं अगर हमें ब्रूट फोर्सिंग करना है। तो मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट टाइम पोजीशन टैब पे आते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भी कोई पैरामीटर पास हो रहे होंगे वो सारी चीज़ें हमें सिलेक्टेड मिलेंगी। ये देखिए ये जो सिक्योरिटी लेवल पैरामीटर है वो $1 के बीच में 1 सिलेक्टेड है, यानी कि ये सिलेक्टेड है डॉलर के बीच में। दो
डॉलर साइन के बीच में अगर कोई पैरामीटर का वैल्यू है तो वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। फिर PHP सेशन आईडी भी सिलेक्टेड है, लॉगिन नेम भी सिलेक्टेड है, पासवर्ड भी सिलेक्टेड है, सिक्योरिटी लेवल और सबमिट फॉर्म वो भी सिलेक्टेड है। यानी कि अगर हम पेलोड पोजीशन पे फर्स्ट आते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ सिलेक्टेड रहता है जहाँ पे कोई भी पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पैरामीटर्स को हटा देना है और हमें सिर्फ मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पैरामीटर पे ही ब्रूट फोर्सिंग करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल के तौर पर लॉगिन और पासवर्ड में ही पैरामीटर हमें डालना है और ब्रूट फोर्सिंग करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लियर बटन से इसको क्लियर कर देंगे। ये देखिए सारे पैरामीटर्स अनसिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें जहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग करना है उसी पैरामीटर की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए डॉलर साइन आ चुका है, तो हमारा ये जो पैरामीटर का वैल्यू है वो सिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा हमें पासवर्ड पे करना है, तो पासवर्ड पे भी जाएंगे और यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे। ये तो देखिए ये दो पैरामीटर्स की वैल्यू ही सिलेक्टेड है, मतलब कि हम यहाँ पे दो जगह पे ही सिर्फ इसको ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। बाकी की जगह पे बाकी के पैरामीटर सिलेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग नहीं होगा, वहाँ पे हमारा पेलोड एंटर नहीं होगा। हम उसके बाद उसको ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो भी पैरामीटर्स है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इस बटन से, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने करी वो रिफ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है जो कि है अटैक टाइप। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अटैक टाइप 4 मिल जाते हैं, जो कि है फर्स्ट है स्नाइपर, दूसरा है बैटरिंग रैम, तीसरा है पिचफॉक और चौथा है क्लस्टर बॉम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्नाइपर की बात करें तो स्नाइपर में सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हम पेलोड पोजीशन जितनी भी सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे कोई भी एक पेलोड हम मतलब एक पेलोड का सेट हम वहाँ पे एंटर करेंगे और वो पेलोड का सेट बारी बारी करके हर एक पेलोड पोजीशन पे, यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड सेट किया है तो हम एक ही पेलोड का सेट देंगे जहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड हर जगह पे सेट होते जाएंगे 1 बाय 1। मतलब पहला पेलोड लॉगिन पे लगेगा, उसके बाद वही सेम पेलोड पासवर्ड पे लगेगा, फिर दूसरा पेलोड आएगा जो कि लॉगिन पे लगेगा, पासवर्ड पे लगेगा, ऐसे 1 बाय 1 करके सारे पेलोड्स लगते जाएंगे जितने भी हमने पैरामीटर सिलेक्ट किए वहां पे, ठीक है। उसके बाद आता है बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम में क्या होता है कि हमने मान लीजिए ये दो पेलोड्स पोजीशन सेट करी है जो कि है लॉगिन और पासवर्ड। तो एक साथ में जितने भी पेलोड्स हैं, मान लीजिए एक पेलोड आया पेलोड 1, वो एक साथ में दोनों पोजीशन पे सेट हो जाएगा। मान लीजिए पेलोड 1 आया तो पेलोड 1 एक साथ में लॉगिन और पासवर्ड दोनों पे सेट हो जाएगा और उसको चेक करेगा एक रिक्वेस्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा पेलोड आएगा, दोनों भी लॉगिन और पासवर्ड पे सेट होंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 सारे पेलोड एक साथ सारी पेलोड पोजीशन पे लगने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा पिच फॉक। पिच फॉक में क्या होता है कि मल्टीपल पेलोड पोजीशन हमने सेट करी होती है, ठीक है। तो एक साथ हमने मल्टीपल पेलोड पोजीशन सेट करी है और उसके लिए हर एक पेलोड पोजीशन के लिए मान लीजिए लॉगिन के लिए एक अलग पेलोड सेट होगा, दूसरा पासवर्ड के लिए एक अलग पेलोड सेट होगा। यहाँ हालांकि स्नाइपर और बैटर रैम में क्या होगा, हर एक पेलोड पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही सेट ऑफ पेलोड होगा, यानी कि हम एक ही पेलोड सेट रख सकते हैं। और पिच फॉक और क्लस्टर बॉम्ब में क्या होगा कि हम हर एक पोजीशन के लिए अलग पेलोड सेट डिफाइन कर सकते हैं। तो पिच फॉक में क्या होगा कि मान लीजिए पहला हमने लॉगिन के लिए पेलोड सेट डाला और दूसरा पासवर्ड के लिए पेलोड सेट डाला, तो बारी बारी करके लॉगिन का पेलोड सेट भी सेट होता जाएगा, साथ में पासवर्ड का पेलोड सेट भी सेट होता जाएगा और इस तरीके से पिच फॉक करके पूरा पेलोड एंटर होगा, ठीक है। मान लीजिए पेलोड 1 आया पेलोड सेट 1 में से लॉगिन के ऊपर और पेलोड 1 आया पेलोड सेट 2 में से पासवर्ड के ऊपर। उसके बाद आएगा पेलोड 2 पेलोड सेट 1 में से और पेलोड 2 पेलोड सेट 2 में से लॉगिन और पासवर्ड के लिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इस तरीके से पिच फॉक वर्क करता है। और क्लस्टर बॉम्ब कैसे वर्क करता है कि मान लीजिए लॉगिन के लिए हमने एक पेलोड सेट तैयार किया है, पासवर्ड के लिए दूसरा एक पेलोड सेट तैयार किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉगिन के जो पेलोड सेट हैं वो 1 बाय 1 लगते जाएंगे और उसके सामने पासवर्ड के जो पेलोड है वो 1 बाय 1 लगते जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है शायद आपको ये सब समझ में ना आ रहा हो, बट मैं इन 4 अटैक टाइप में से कोई भी एक को आपको अभी परफॉर्म करके दिखाता हूँ, तब आप समझ जाएंगे कि ये कैसे होता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब अटैक टाइप सिलेक्ट करेंगे और उसे यूज करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लस्टर बॉम्ब सिलेक्ट कर लिया है, मेरा लॉगिन और पासवर्ड दोनों यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे
कि पेलोड्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पेलोड पोजीशन 1 है लॉगिन और पेलोड पोजीशन 2 है एडमिन। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि कहाँ पे हमें ब्रूट फोर्सिंग करना है। अब हम करेंगे कि क्या ब्रूट फोर्सिंग करना है, क्या पेलोड हमें सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेलोड सेट्स, तो यहाँ पे हमारा पेलोड सेट 1 है जो कि लगेगा लॉगिन वाले पैरामीटर के ऊपर, और पेलोड सेट 2 है जो कि लगेगा हमारा पासवर्ड वाले पैरामीटर के अंदर। तो सबसे पहले हम लॉगिन पैरामीटर पे जाएंगे और वहाँ पे पेलोड लगाएंगे। और पेलोड टाइप में भी हमें बहुत सारे पेलोड टाइप मिल जाते हैं, देखते हैं सिंपल लिस्ट, फिर रन टाइम फाइल है, कस्टम इटरेटर हमें लगाना है, कैरेक्टर सब्सटीट्यूशंस लगाने हैं, केस मॉडिफिकेशन करना है। ये सारे पेलोड टाइप्स है। सिर्फ नंबर लगाने हैं, सिर्फ डेट्स लगानी है, ब्रूट फोर्सर करना है, नल पेलोड डालने हैं। ठीक है, नल पेलोड भी कई बार बहुत सारी जगह पे काम आता है। अगर आप डाल देते हैं तो आपको वल्नेरेबिलिटी फाइंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद यूज़र नेम जनरेटर है, ईसीबी ब्लॉक सफलर है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें पेलोड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए सिंपल लिस्ट सिलेक्ट करिए तो उसके अंदर हमें यहाँ पे लिस्ट ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। कहीं से आपने कोई लिस्ट कॉपी की है तो यहाँ पे आप इसे पेस्ट बटन से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ कॉपी करके रखा हो जो होगा, जो कि क्लिपबोर्ड में पड़ा होगा, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं रिमूव बटन पे क्लिक करके। फिर आपके पास कोई फाइल पड़ी है पेलोड की तो उसे आप लोड करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पेलोड्स की फाइल पड़ी है तो उस पेलोड की फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर क्लियर बटन से सारे पेलोड क्लियर कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर मैन्युअली ऐड करना है, मान लीजिए यूज़र नेम हमें ऐड कर रहे हैं तो मैन्युअली ऐड करते हैं एडमिन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ पेलोड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पेलोड का काउंट भी दिख रहा है कि आपने पेलोड सेट 1 में कितने पेलोड्स डाले हैं। देखने हमने 2 पेलोड्स डाले हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड फॉर्म लिस्ट करना है आपको, अपने पेलोड को सेट करना है। कैसे करेंगे वो भी आपको अगर सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली, तो ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यूज़र नेम सिलेक्ट करना है तो यूज़र नेम सिलेक्ट करेंगे तो यूज़र नेम बर्ब शूट के अंदर जितने भी यूज़र नेम वाली जो फाइल रहेगी वहाँ से सारे पेलोड उठ के सीधे आपके पास यहाँ पे चले आएंगे। देखिए ये सीधा सिलेक्शन हो गया है। तो इस लिस्ट में से भी आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फॉर्मेट फील्ड नेम है। ठीक है, फजिंग के लिए जेसन एक्सएमएल इंजेक्शन करना है, एक्सएसएस करना है, एसक्यूएल करना है। ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए और इसके अंदर जो भी फाइल के अंदर पेलोड्स होंगे वो सारे लोड हो जाएंगे और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लॉगिन के लिए यानी कि इस पोजीशन के लिए यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है पेलोड्स को। अब दूसरी पोजीशन सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरी पोजीशन में पेलोड काउंट 0 है, सिंपल लिस्ट। हम यहाँ से पासवर्ड की लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए पासवर्ड में हमने कितने पेलोड डाले हैं तो 2 4 पासवर्ड पेलोड डाले हैं, और यूज़र नेम में कितने डाले हैं तो 8896 पेलोड डाले हैं। तो टोटल रिक्वेस्ट कितनी जाएंगी हमारी 3,04,59,904। इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ जाएंगी सर्वर के ऊपर और चेक करेंगी ब्रूट फोर्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इतने सारे पेलोड्स हम एक साथ नहीं डालेंगे। मैं इसे सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल करते हैं और रिमूव कर देते हैं तो 0 पेलोड चुके हैं। मैं मैन्युअली 1-2 पेलोड डाल देता हूँ। ठीक है, एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये 2 पेलोड्स हम मैन्युअली डाल देते हैं। और यहाँ पे पेलोड सेट 2 में भी इतने सारे पेलोड्स हम नहीं रखते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं और मैन्युअली 1-2 पेलोड डाल देते हैं एडमिन। दूसरा हम डाल सकते हैं टूर। ठीक है, तो ये 2 पासवर्ड और 2 यूज़र नेम हम ब्रूट फोर्स करेंगे, यानी कि 4 रिक्वेस्ट जाएंगी हमारी। तो इस तरीके से आप पेलोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस लिस्ट में से भी उठा सकते हैं, या फिर पेलोड टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग लिस्ट मिलेंगी। या मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं नंबर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए आपको अलग ऑप्शन मिल रहा है नंबर सेट करने का। सीक्वेंस में नंबर डालने हैं और कौन सी रेंज से कौन सी रेंज के नंबर आपको डालने हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने स्टेप्स आपको बाउंस करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने
फिर फॉर्मेट क्या रखनी है डिजिट की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर डेट सिलेक्ट करते हैं तो डेट देखिए कौन सी डेट से कौन सी डेट आपको डालनी है, क्या फॉर्मेट में डालनी है, कौन से कितने स्टेप्स के डालनी है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद केस मॉडिफिकेशन करना है तो जैसी जैसी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे वैसी वैसी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लोअर केस रखने हैं, अपर केस रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। फिर कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन करना है, मान लीजिए एक ही जगह हमें 4 करना है तो एक ही जगह जहाँ पे पेलोड में ए आएगा सबकी जगह 4 हो जाएगा। ऐसे आप अपना कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, कस्टम इटरेटर करना है, कस्टम हमें कोई पेलोड बनाना है वो भी आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद रन टाइम फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, वो भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्सर अगर आपको बनाना है, मान लीजिए ये इतने कैरेक्टर्स आपको सिलेक्ट करना है, मिनिमम लेंथ ये होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ये होनी चाहिए, तो ये सीधा अपने आप से खुद से पेलोड बनाएगा मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ लेके, और इतने कैरेक्टर्स लेके आपका खुद से पेलोड ये बना देगा। ठीक है, तो ऐसे आपका खुद का पेलोड भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, नल पेलोड आपको बनाना है तो नल पेलोड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पेलोड की लिस्ट पड़ी है तो आप सिंपल लिस्ट यूज़ करिए और अपनी लिस्ट को यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और फिर उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, आपका पेलोड उसके बाद प्रोसेस कैसे होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन डिफाइन रूल परफॉर्म वेरियस प्रोसेसिंग टास्क ईच पेलोड बिफोर इट इज़ यूज। ठीक है, तो जो भी पेलोड आपने डाला है वो यूज़ होने से पहले आपको क्या करवाना है, कोई प्रोसेसिंग करवाना है क्या, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, सिलेक्ट रूल टाइप, ऐड प्रीफिक्स, पेलोड में कोई प्रीफिक्स यूज़ करना है, सफिक्स यूज़ करना है, मैच एंड रिप्लेस करना है, यानी कि आपने जो पेलोड डाला है वहाँ पे कुछ मैच करवा के उसे रिप्लेस करवाना है, सब स्ट्रिंग करवाना है, रिवर्स सब स्ट्रिंग करवाना है। ठीक है, मॉडिफाई केस करवाना है, यानी कि आपने जो पेलोड डाले हैं उनको केस मॉडिफिकेशन करके, यानी कि अपर केस लोअर केस में मॉडिफिकेशन करके उसको यूज़ करना है तो भी कर सकते। कोई पेलोड को आपको एनकोड या डिकोड करके यूज़ करवाना है तो भी करवा सकते हैं, हैश करके यूज़ करवाना है तो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने रूल्स अपने हिसाब से सेटअप करवा सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रीफिक्स करवाना है तो प्रीफिक्स आपको क्या डालना है, एडमिन डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एडमिन के पीछे एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, ए प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा और फिर आपका एडमिन यहाँ से जाएगा। तो ये रूल सेट कर दिया मैंने। इस रूल को आप एडिट भी कर सकते हैं, मान लीजिए इस रूल को सिलेक्ट करके एडिट करना है कर सकते हैं, रिमूव करना है, अप डाउन करना है, वो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रूल सेट कर दिया, पेलोड सेट कर दिया। अब यहाँ पे पेलोड एनकोडिंग का एक अलग से ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए आपको ये रूल में जाके पेलोड एनकोडिंग, ये जो एनकोड वाला ऑप्शन है ये अगर सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एनकोडिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। यूआरएल एनकोडिंग है, एचटीएमएल एनकोडिंग है, बेज64 है, आस्की है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करने हैं तो। ठीक है, तो अगर आप कोई वेबसाइट फाइंड करते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एनकोड होके जा रही है, ठीक है, मान लीजिए यूआरएल एनकोड होके जा रही है, बेस64 एनकोड होके जा रही है, तो वहाँ पे अगर आप अपना पेलोड एनकोड करके डालेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वल्नरेबिलिटीज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे अपना खुद का रूल सेट नहीं करना है, तो एक बेसिक सा बटन यहाँ पे दिया गया है आपको कि यूआरएल एनकोडिंग, अगर आपने ये बटन टिक रखा, यहाँ पे अगर ये आप बटन टिक रखते हैं तो आपका यूआरएल एनकोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो भी पेलोड आप डाल रहे हैं वो सारे पेलोड ऑटोमेटिकली यूआरएल एनकोडेड होके ही जाएंगे आपके पेलोड पोजीशन के ऊपर और आप सीधे उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटेल समझ ली है और यहाँ पे हमने हमारा पेलोड भी सेट कर लिए हैं। अब आते हैं रिसोर्स पूल के ऊपर। रिसोर्स पूल में क्या है कि आप अपने रिक्वेस्ट काउंट देख सकते हैं, रिक्वेस्ट काउंट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट काउंट के बीच में कुछ डिले रखना है आपको, मान लीजिए एक रिक्वेस्ट भेजी उसके बाद 3 सेकंड के बाद दूसरी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको सेट करनी है। रेंडमाइज कुछ डालना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पूल यहाँ पे दिया जाता है। अगर आपको अपना न्यू पूल क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम कॉनकरेंट रिक्वेस्ट, यानी कि एक साथ कितनी रिक्वेस्ट एक साथ जानी चाहिए वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए एक साथ 5 रिक्वेस्ट ही जानी चाहिए, ठीक है, कॉनकरेंट रिक्वेस्ट मतलब एक के बाद एक साथ 5 ही रिक्वेस्ट जानी चाहिए, तो ये कर सकते हैं। डिले आप सेट कर सकते हैं मिली सेकेंड्स का, मान लीजिए आप यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड्स का डिले
डालते हैं तो 3 सेकंड के बाद ही दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी। ऐसे आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप, अगर कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा है एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, कोई वेब एप्लीकेशन के ऊपर फायरवॉल अगर पहले लगा है तो फायरवॉल को बाईपासिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विथ रैंडम वेरिएशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज डिले भी। मान लीजिए आपने 3000 मिली सेकंड का, यानी कि 3000 मिली सेकंड का रखा है, तो उसके बाद 6000 मिली सेकंड के बाद जाएगा, यानी कि 3 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद 12 सेकंड में जाएगा। ऐसे करके डिले इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज आ सकती हैं जब आप किसी फायरवॉल को बाईपास करने के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप कोई कोई ऐसी वेबसाइट मिली जहाँ पे उसने आगे फायरवॉल लगा के रखा है और फायरवॉल को आपको बाईपास करना है, तो ये सारी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये रिसोर्स पूल भी आप ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, बग बाउंटी कर रहे हैं। तो ये रिसोर्स पूल इस तरीके से यूज़ होता है। और उसके बाद लास्ट में आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ पे आता है सेव ऑप्शन। तो अगर आप इसे टिक कर देंगे तो आपका जो पेलोड है, जो भी आपने सेंड किया है, जो भी बनाया है, वो आप सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर सेक्शन है, जहाँ पे है कि दिस सेटिंग्स कंट्रोल वेदर द इंट्रूडर अपडेट द कॉन्फ़िगर्ड रिक्वेस्ट हेडर्स ड्यूरिंग द अटैक। तो आप अगर इसे टिक रखते हैं तो आपके जो रिक्वेस्ट हेडर हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट होते जाएंगे। मान लीजिए कंटेंट लेंथ चेंज हो रही है तो वो भी अपडेट होता जाएगा। कोई मान लीजिए कुकी हेडर है, तो कुकी के अंदर अगर कुकी चेंज हो रही होगी, कोई CSRF टोकन या फिर ऐसा कोई टोकन है जो कि चेंज हो रहा होगा, तो वो अगर आप ये टिक रखेंगे तो हेडर्स ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होते रहेंगे और आपको वो मैन्युअली कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे भी बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग रखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फिर उसके बाद एरर हैंडलिंग वाला सेक्शन है, जहाँ पे आपको कोई एरर आ रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त या अटक करते वक्त कोई एरर आ रही है, तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे ये देखिए। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ रिट्राइज नेटवर्क फेलियर, ठीक है। 3 रिट्राई के बाद 2 सेकंड का पॉज लेगा। ये यहाँ पे ये सेटिंग करी हुई है कि 3 रिट्राई में अगर नेटवर्क फेलियर आता है तो 2 सेकंड का गैप लेगा, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सेट करी है। उसके बाद अटैक रिजल्ट, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है अटैक में से, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, दिस सेटिंग्स कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन अटैक रिजल्ट, ठीक है। तो अटैक रिजल्ट में आपको क्या क्या चीज़ें कैप्चर करी है वो सेट करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए, स्टोर रिक्वेस्ट, स्टोर रिस्पॉन्स, यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो गया है वो स्टोर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। मेक अनमॉडिफाइड बेसलाइन रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद यूज डिनाइल ऑफ सर्विस मोड, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो डिनाइल ऑफ सर्विस मोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोर फुल पेलोड, अगर आपने जो पेलोड डाला है उसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रैप मैच आ जाता है। मान लीजिए आपने कहीं पे पेलोड डाला और पेलोड के अंदर आपको पर्टिकुलर, मान लीजिए रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो आपको उसे सर्च करवाना है और जहाँ पे उस चीज़, मान लीजिए कोई एक वर्ड है जिसे आपको सर्च करवाना है और वो सर्च होने के बाद जितनी जितनी रिक्वेस्ट में वो वर्ड आ रहा है, ठीक है, उन सबको आपको मैच करवाना है। तो इससे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लॉगिन फॉर्म का जो वर्ड है, हमारा लॉगिन वर्ड है, वहाँ पे अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो सक्सेसफुल लॉगिन करके एक मैसेज आ रहा है हमारे पास। तो सक्सेसफुल लॉगिन करके हमारा जो मैसेज आ रहा है वो कौन सी हमारी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के ऊपर आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो हम ग्रैप मैच करवाएंगे और जहाँ जहाँ पे भी हमारा सक्सेसफुल लॉगिन मैसेज आ रहा होगा वो हमें अलग से दिखाई देगा। वहाँ पे अलग से एक टिक बॉक्स आएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि इतनी रिक्वेस्ट के अंदर हमें सक्सेसफुल लॉगिन आ रहा है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ग्रैप एग्जिट भी आप करवा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सेम वर्ड को आपको मैच करवाना है तो आप इससे करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अपना वर्ड ऐड कर दीजिए जिसको आपको मैच करवाना है
और वैसे करके आप इसे मैच करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये बहुत ही इजी चीज़ें आप देख देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो वर्ड है जिसे मैच करवाना है, जब आप बग बाउंटी कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मैच करवा के केस सेंसिटिव है या नहीं वो चीज़ सेट करके फिर आप उससे फैच करवा सकते हैं और उसका रिजल्ट रिक्वेस्ट में देख सकते हैं। फिर ग्रैब पेलोड, आपके जो पेलोड आपने एंटर करे हैं वो आपको ग्रैब करने हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। और रीडायरेक्शन अगर कोई कर रहा है आपको साइट पे, आपको ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन ऑन रखना है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए ऑन साइट ओनली, इन स्कोप के जो साइट्स है वहाँ पे आपको अगर रीडायरेक्शन सेट करना है तो वो पर्टिकुलर सेट कर सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए आपको रीडायरेक्ट सेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आप जब अटैक परफॉर्म करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रैप वाला अगर एग्जैक्ट ग्रैप मैच यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें आप डिफॉल्ट रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं पोजीशन वाले टैब के ऊपर, और यहाँ पे देखिए हमने पोजीशन सेट कर लिया है, हमें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट अटैक करना है। ये देखिए ऑरेंज बटन है, तो हम इस स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे और हमारा अटैक जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सारे पेलोड सेट 1 में से पेलोड जा रहे हैं और पेलोड सेट 2 में से पेलोड जा रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रीफिक्स डाला था, ठीक है, तो प्रीफिक्स भी डाल जा रहा है। ये देखिए एक ए मैंने प्रीफिक्स करके ए डाला था तो ए, उसके बाद एडमिन आ रहा है, ए उसके बाद एडमिन आ रहा है, ए उसके बाद टूर, ए के बाद टूर आ रहा है, तो मेरा प्रीफिक्स भी यहाँ पे ऐड हो रहा है और जो भी मेरी रिक्वेस्ट गई है वो सारी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एरर है या नहीं, टाइम आउट है, रिक्वेस्ट की लेंथ क्या है, ये सारी मुझे चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रैप मैच करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्रैप मैच या ग्रैप एग्जैक्ट करके एक कॉलम मिलेगी जिसमें आपको टिक मिलेगा जहाँ पे आपका ग्रैप मैच हुआ रहेगा, या फिर ग्रैप एग्जैक्टली जो जहाँ पे मैच हुआ होगा, जिस जो वर्ड आपने फाइंड किया होगा वो आप चीज़ यहाँ पे आपको टिक मार्क दिखेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने एग्जैक्टली ग्रैप मैच किया है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट की है तो उसका मुझे रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए एडमिन गया है और ए एडमिन गया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लास्ट वाली रिक्वेस्ट सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्ट वाली रिक्वेस्ट में लॉगिन नेम गया है एडमिनिस्ट्रेटर और ए टूर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं हर एक पैरामीटर पे जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देख लीजिए, रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है कि यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ रहेगा। ये देखिए एंटर योर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल और यूज़र नॉट एक्टिवेटेड, तो ये हमें ब्रूट फोर्स करके पता चला कि हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आईडी पासवर्ड हमने डाला है वो गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रूट फोर्स करके, इस इंट्रूडर का यूज़ करके ब्रूट फोर्स करके चेक कर सकते हैं रेट लिमिटिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज़, या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी, एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर के ऊपर। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अटैक, या फिर मान लीजिए इंट्रूडर टैब। आई होप आपको इंट्रूडर से टैब समझ में आया होगा। एक दो और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये एक सर्च बार है, ये भी आपको बहुत काम में आएगा। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ी लेंथ में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है और आपको उस रिस्पॉन्स के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एडमिन सर्च किया तो जितनी भी एडमिन वर्ड हैं वो सारे मेरे सामने सर्च होके आ गए हैं। ये देखिए आपको मैचेस भी यहाँ पे दिखाएंगे, तो इतने मैचेस हुए हैं। और तो आप आसानी से इतने लंबे रिस्पॉन्स के अंदर आपको कुछ फाइंड करना है, जो भी आपका वर्ड है वो फाइंड करना है, तो आसानी से इसे कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उसमें ब्रूट फोर्सिंग के लिए आपने बहुत सारे टैब खोल के रखे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टैब में, ये नंबर से तो आप नहीं फाइंड कर पाओगे, नंबर से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टैब मेरा किसके लिए मैंने ओपन किया था। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से जाके इस टैब को रीनेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लॉगिन फॉर्म पे कर रहा हूँ, तो लॉगिन में इस टैब का नाम लॉगिन दे दूंगा, तो जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि ये लॉगिन फॉर्म वाला जो रिक्वेस्ट मैंने कैप्चर किया था उसका टैब है। यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर ब्रूट फोर्सिंग कर रहा हूँ, या फिर एक्सेस फाइंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके इसका सिंपली नाम एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्सेस का पेलोड मैंने सेट किया था और एक्सेस रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये इंट्रूडर टैब ऐसे यूज़ करते हैं हम, और ऐसे इसको
आप सेटअप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके मदद से अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि इंट्रूडर टैब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टैब के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी बर्ब शूट को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।